हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक के 2022 तक के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और इसमें दोस्तों मैं कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज भी करता रहूँगा, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा और कोई परेशानी नहीं होगी फिर आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के, और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है आगे आने वाले। और आप जानते हैं दोस्तों, बहुत ही जल्द आपको आगे भी नया नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है रेलवे या फिर आपके राज्य से संबंधित। तो वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। इसमें आपके दोस्तों स्ट्रैटेजी की और करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिवस वगैरह याद करना आप, क्योंकि ये हाल ही में मनाए गए हैं। जब बड़े लेवल पर कोई दिवस मनाया जाता है तो उसका क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, और जब सेलिब्रेशन हो तो अच्छा क्वेश्चन जरूर बनता है उस पर। तो ये क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में करा चुका हूँ, जिसमें 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक के कराए थे। 4 फरवरी के बाद के ये क्वेश्चन हैं। सबसे पहला है आपका 21वां क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ दिवस। विश्व कुष्ठ रोग दिवस होता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है लेप्रोसी से संबंधित कैसी बीमारी होती है लेप्रोसी। आप चाहें तो गूगल पर सर्च मारेंगे तो वहाँ पर आपको इमेज के द्वारा देखने को मिल जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। अगर आप देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं, फिर आप जल्दी नहीं भूलेंगे लेप्रोसी किस प्रकार की बीमारी है। तो ये 30 जनवरी को मनाया गया था 2022 को, 30 जनवरी 2022 को मनाया गया था विश्व कुष्ठ दिवस, यानी कि विश्व वर्ल्ड लेप्रोसी डे। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहीं पर लग दिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप इसको की पॉइंट को याद कर सकते हैं। कि विश्व कुष्ठ दिवस जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है, 48 जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। आखिरी रविवार को मनाया जाता है दोस्तों। इसकी डेट जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन इसका जो मंथ है, जो सप्ताह है, वो फिक्स है कि जनवरी माह के आखिरी रविवार को। और 2022 में विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी 2022 को है, तो ये मना लिया गया। और फिर भारत में विश्व कुष्ठ दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हर साल यह ऐसे पुराने घातक रोग के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और इस बात की ओर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है कि इसकी रोकथाम, इलाज और उपचार किया जा सकता है। तो ये जागरूक करने के लिए एक तरीके से मनाया जाता है, और इसलिए इतने वर्ल्ड लेवल पर इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। इसकी थीम जरूर पूछी जा सकती है, थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2022 की जो थीम थी इसकी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22वां, कि हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा है दोस्तों, इनको मिला ये परम विशिष्ट सेवा मेडल। और ये नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में नायब सूबेदार जूनियर कमीशन अधिकारी हैं दोस्तों। और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर तक भाला फेंक कर देश का पहला एथलेटिक गोल्ड मेडल जीता था। ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर परम विशिष्ट सेवा जो मेडल का गठन वर्ष 1960 में किया गया था। यह शांति काल की सेवाओं के लिए दिया जाता है। तो ये इनको मिला है नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, कि इंडियंस वुमेन अनसंग हीरोज़ नामक पुस्तक श्रृंखला में कितने गुमनाम नायकों को शामिल किया गया है? तो ये 75 है। इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है इस बुक की, और इसमें 75 नायक शामिल हैं। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के 75 गुमनाम नायकों पर 3 चित्रात्मक पुस्तकों का विमोचन किया है। और अमर चित्र कथा के सहयोग से इन चित्रात्मक पुस्तकों का विमोचन किया गया है। तो सहयोग किसका लिया है? अमर चित्र कथा। और यह पुस्तकें उन महिलाओं के जीवन को दर्शाती हैं जिन्होंने स्वतंत्रता अभियान में नेतृत्व किया और पूरे देश में विरोध और विद्रोह की लौ जगाई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से ये दोस्तों पूछा जा सकता है, क्योंकि 75 वर्ष अभी हाल ही में हुए कुछ समय पहले। तो उसके ऊपर ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स की सीरीज है, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि कितने गुमनाम नायकों को शामिल किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने इसमें शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि लोगों को संसद और उनकी सांसदों की कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करने में सहायक मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो ये डिजिटल संसद ऐप है, और जिसको इन्होंने अभी हाल ही में दिनांक 27 जनवरी 2022 को लोकसभा सचिवालय ने यह ऐप लॉन्च की है। तो एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये ऐप सदस्यों के लिए विधायी गतिविधियों और सेवाओं का 360 डिग्री दृश्य प्रस्तुत करता है।
इस ऐप में वर्ष 1947 के बाद से बजट भाषणों के साथ साथ 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक की सदन की चर्चाओं की जानकारी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है, जो स्टडी करते हैं, जो अपने स्टेट PCS एग्ज़ाम, UPSC या फिर अच्छे अच्छे एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है, जिसमें आपको कंप्लीट पॉलिटिकल जानकारी मिल जाएगी, हासिल होगी, जो 1947 से लेकर अब तक की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन मैंने शायद रिपीट भी हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन 25वां कि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। और दुनिया भर में प्रतिवर्ष 27 जनवरी को यूरोपीय सर्वनाश के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस की थीम के साथ मनाया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नरसंहार को स्मरण करना, याद करना। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दिवस है, ज़रूर बनाया गया, तो पूछा भी जा सकता है। फिर है फ्रीडम कॉनवे 2022 किस देश से संबंधित है? दोस्तों ये कनाडा से संबंधित है। यहाँ पर काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। फ्रीडम कॉनवे 2022 कनाडा में ट्रक ड्राइवरों द्वारा कनाडा सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है विरोध प्रदर्शन है, ये बहुत बड़े लेवल पर चलाया जा रहा है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से आपातकाल जैसी कुछ समस्या उत्पन्न हो गई है। कनाडा सरकार द्वारा सीमा पार आवाजाही हेतु ट्रक चालकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन और टीकाकरण का प्रमाण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया गया है। यानी कि वैक्सीन जो लगाया होगा और जिसको टीकाकरण के बाद या फिर नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी, उसकी वही हाईवे वगैरह क्रॉस कर सकता है। इस प्रकार से वहाँ पर कुछ रूल्स बनाए गए थे, जिसके विरोध में ये इतना बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है। और ये काफ़ी पॉपुलर हो गया पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इतनी ज़्यादा हज़ारों कई हज़ार ट्रक जब पूरे जाम कर देते हैं पूरे मुख्यालय को, जो कनाडा का मुख्यालय है, जिस प्रकार से आपका नई दिल्ली है, तो आप काफ़ी मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो फैल जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों बहुत, कि होंडुरास एक देश है, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनेंगी, ये पूछा गया है। तो ये सियोमारा कास्त्रो ये इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज़ें जहाँ भी बनती हैं वो बिगड़ती हैं, कुछ भी होता है तो वो ज़रूर पूछी जाती हैं, उनको ज़रूर याद करना। तो इससे संबंधित मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं। होंडुरास में फ्रीडम एंड दी फाउंडेशन पार्टी लिबर की सदस्य सियोमारा कास्त्रो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। और सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की 56वीं राष्ट्रपति बनी है। 56 में ये सबसे पहली है जो महिला हैं। यह जुआन अर्रेंडो हर्नांडेज की जगह नियुक्त हुई हैं। होंडुरास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। देश की राजधानी क्या है? टेगुसिगलपा इसकी राजधानी है। होंडुरास की राष्ट्रपति और मुद्रा लैम्पीरा। दोस्तों ये मुद्रा अभी NTPC एग्ज़ाम में पूछी गई थी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद करना आपकी किस देश की मुद्राएं और राष्ट्रपति राजधानी ये ज़रूर याद करना। बाकी जो ये राष्ट्रपति वगैरह जो बनते हैं, जो पहले बनते हैं, वो ज़रूर याद करना आपको। राष्ट्रपति हैं आपके सियोमारा कास्त्रो, आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ये मुद्रा इसकी ज़रूर याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NTPC में पूछा गया तो किसी को नहीं पता था कि लैम्पीरा किस देश की मुद्रा है। उसके बाद क्वेश्चन 28वां की संसद में बजट 2022-23 किसने पेश किया? तो ये आप जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि बजट संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो अभी तक 2 बार पेश किया गया है, 2021 और 22 का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर याद करना है, जरूर पूछा जाएगा कि कितनी बार बजट को पेपरलेस पेश किया गया और सबसे पहले कब पेश किया गया था? 2021 में। उसके बाद बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो ये 22-23 के लिए पेश हुआ है। और संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किसी में भी प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों, ये बजट शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण पेश हुआ है, यानी कि प्रयोग हुआ है ये शब्द। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस तरीके से। तो ये अनुच्छेद 112 में है। उसके बाद लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं, कौन बनी? निर्मला सीतारमण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर के सनमुखम चेट्टी ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत पूछा गया था। उसके बाद बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की विकास दर कितनी बताइए? 9.27। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जो एक डिजिटल करेंसी है,
उससे जो आय होगी लोगों को उस पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बोले हैं मैंने, इनको जरूर याद कर लेना। उससे संबंधित और जो भी चीज़ें आएंगी वो आगे ऐड होती जाएंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क, इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये जबलपुर में बनेगा, एमपी में या मध्य प्रदेश में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जबलपुर के लमेटा में बनेगा। लमेटा एक कस्बा है, वहाँ पर ये बनेगा, लमेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो दोस्तों ज़रूर पूछेगा। डायरेक्ट भी दे सकता है कि मध्य प्रदेश की लमेटा, कुछ भी पूछ सकता है इस प्रकार से। फिर खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी दी गई, खनन मंत्रालय के द्वारा। और ये पार्क जो है 5 एकड़ ज़मीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। और जो जियो पार्क क्या है? जियो पार्क एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है और यहाँ वहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको भी आर्थिक भलाई होगी इससे, क्योंकि वहाँ पर जब सर्वेक्षण पार्क बनेगा तो उनको भी रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स है, चेन्नई सुपर किंग्स। इससे संबंधित महत्वपूर्ण देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक सीएसके देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी लगभग यानी कि 7500 करोड़ से ऊपर हो गई है, इसलिए स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी है। यूनिकॉर्न नई कंपनियां या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है, वे यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती है। यूनिकॉर्न टर्म की शुरुआत सबसे पहले साल 2013 में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट एलन ली ने की थी। तो ये किसने की थी शुरुआत? अमेरिका के वेंचर कैपिटलिस्ट एलन ने की थी। इंडियन आईपीएल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीएल का पहला जो संस्करण है वो कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था पहला संस्करण। किसने जीता था? यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो राजस्थान रॉयल्स थी उस समय विजेता। उपविजेता कौन थी? चेन्नई सुपर किंग्स थी पहले आईपीएल की। और 2021 में जो आईपीएल का 14वां संस्करण हुआ था, ये भी पूछा सकता है कौन सा संस्करण हुआ था? 14वां, जिसमें भारत और यूएई के देश में खेला गया था। इसमें विजेता कौन हुआ था? चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स इसमें जीती थी। और 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ हैं जो उसके खिलाड़ी, उनको ऑरेंज कैप मिली थी। इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे और इनको सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद आईपीएल 2021 में हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिली थी और सर्वाधिक विकेट लिए थे इन्होंने। तो ये एक पर्पल कैप से सम्मानित किया गया था। ये कैप जरूर पूछ लेगा। ऑरेंज कैप किसको मिली थी? ऋतुराज गायकवाड़ को, जो चेन्नई टीम से हैं। और ये हर्षल पटेल को मिली थी, ये पर्पल कैप मिली थी इनको। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2021 का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 का इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? तो ये वित्त मंत्री पेश करता है इसको, निर्मला सीतारमण। मतलब जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो पीछे बीत चुका है, मतलब क्या क्या ग्रोथ हुई है, क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं, वो सारी इसमें जानकारी दी जाती है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में पेश कर दिया है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के बजट से पहले दिया जाने वाला अर्थव्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा होता है। यह सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट होती है, जो कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों को प्रस्तुत करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको मैंने बता दी इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी? ये उन्नति हुड्डा, यानी कि एक लड़की है और 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा 2022 उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। उन्नति ने हमवतन स्थित तोसनी बाल को इसको 21-18, 21-11 से हराकर ये खिताब जीता है। 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु रजावत को हराकर ओडिशा ओपन में पुरुष में एकल खिताब जीता है। पुरुष में कौन ने जीता है? तो ये पूछा सकता है 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने। आयोजन कहाँ पे हुआ था? आयोजन पूछा जाए तो इसका आयोजन स्थल था जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था?
तो ये 46वां स्थापना दिवस मनाया था। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया था। इसको इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं। स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को इसकी। भारतीय तटरक्षक बल ये दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक हैं आपके बी एस पठानिया महानिदेशक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 का जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? पी आर श्रीजेश बने पहले वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की दीवार माने जाने वाले गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड मिला है और ये सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले पुरुष हॉकी खिलाड़ी हैं। तो इस अब पुरुष हॉकी खिलाड़ी वो भी पहले भारत के, तो इसलिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और हाईलाइट क्वेश्चन है, तो ये आपकी ज़रूर आपके आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। इससे पहले 2019 में ये पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को मिल चुका है। तो महिला में सबसे पहला मिला था रानी रामपाल को, पुरुष में मिला सबसे पहला आपका पी.आर. श्रीजेश को, जो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पी.आर. श्रीजेश संबंध किस खेल से है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया बना के कि हॉकी से संबंधित है ये। फिर भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल की जो भी बैठकें होती हैं वो अधिकतर नई दिल्ली होती हैं। अगर उसमें ऑप्शन आ जाएगा नई दिल्ली तो निश्चित रूप से नई दिल्ली आप टिक कर सकते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि 90% चांस आपका रहता है कि नई दिल्ली। तो ये एक तरीके से इसकी ट्रिक है, ध्यान रखना है आप। तो इससे संबंधित आप जान लें कि भारत और ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन JMCC की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। भारत की तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान रक्षा मंत्रालय की तरफ से महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अल जाबी ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। JMCC रक्षा क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच एक दूसरे से जोड़ने का सर्वोच्च मंच है। यहाँ दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों पर चर्चा होती है। 9वीं बैठक थी 2018 में ओमान में हुई थी। उसके बाद ये 2022 में आपकी यहाँ पर हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे ये कब मनाया गया था? तो ये 30 जनवरी 2022 को मनाया गया था। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी यहाँ पर पूछी जा सकती है कि इसका थीम जरूर, और बाकी चीज़ मैंने मेंशन करी है लेकिन मैं आपको देख लेना आप, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें थीम जरूर पूछी जा सकती है। अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेगलेक्ट ऑफ पॉवर्टी यानी रिलेटेड डिजीज़। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है, ये ज़रूर पूछी जा सकती है। तो थीम ज़रूर याद रखें आप, किसी भी डे की थीम ज़रूर याद करें अगर लिखी है तो थीम। ये है आपकी, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उसी को मेंशन किया है कि अगर इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन थीम के ऊपर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि इस वर्ष की थीम क्या थी जो विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस था। अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेगलेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर ये पूछा जा सकता है, तो ये आपका केरल में स्थापित होगा। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर में होगा क्या? परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 86 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और यह केंद्र सरकार और केरल के सहयोग से साथ टाटा स्टील की भागीदारी में बनाया जा रहा है। टेनिस रैकेट बनाने के अलावा ग्राफीन का उपयोग करके मिश्रित सामग्री, जैविक इंजीनियरिंग, ऊर्जा भंडारण और निस्पंदन फिल्ट्रेशन बनाने में किया जाता है। ग्राफीन दोस्तों कार्बन का एक प्रारूप है, तो यहाँ पर याद करना। और उसके बाद है पहले भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट की मेज़बानी किसने की? तो प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। पहले भारतीय मध्य एशिया वर्चुअल समिट की मेज़बानी हाल ही में PM मोदी की मेज़बानी में पहला भारत मध्य एशिया का शिखर सम्मेलन इंडियन सेंट्रल एशिया समिट संपन्न हुआ है। विश्व शिखर सम्मेलन में इन 5 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया था। एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता था कांस्य पदक। और यहाँ इसी क्वेश्चन मैंने पिछले में भी बताया था आपको, पिछली वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि भारतीय महिला एशिया कप जीता किसने हॉकी का? तो वो ये जीता है जापान ने, लेकिन जापान ने स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। और भारत की महिला टीम ने पूर्व चैंपियन चीन को हराकर ये पदक जीता है और जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर एशिया कप का खिताब जीता है, इसने स्वर्ण पदक जीता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि H.E. एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए? तो पुर्तगाल के।
ये कोस्टा वगैरह जो होते हैं ये सब पुर्तगाल से संबंधित हैं, उनको याद रखना। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पुर्तगाल की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? पुर्तगाल यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और पुर्तगाल की करेंसी है यूरो। और इससे संबंधित और भी जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इससे संबंधित है कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री आपको मैंने बता दिया HE इटोनो कोस्टा। उसके बाद पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। और महान फुटबॉलर यहीं से बिलोंग करते हैं, कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल की हैं। भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा कहाँ से रहने वाला था? पुर्तगाल का। ये इतिहास का क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी के का। फिर है टैक्स किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो पुर्तगाल की है टैक्स। टैक्स नहीं है दोस्तों, टैग्स है, टैग्स, TAGS टैग्स। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्षा खुफिया क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। ये रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो GAB रेड्डी। इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। GAB रेड्डी जनरल KGS ढिल्लों का स्थान लेंगे। और रफा जो रक्षा खुफिया एजेंसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 मार्च 2002 को हुई थी इसकी स्थापना। जब आपका 2001 में जो संसद अटैक हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना करी गई थी। मुख्यालय जो इसका वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में उसका मुख्यालय है। मोटो है इसका, यानी कि जो मोटो होता है वो स्वयं से पहले सेवा इसका मोटो है। इसके महानिदेशक हैं जनरल DAB रेड्डी, जो अभी नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितनी प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा करी है? तो ये 30%। मैंने आपको भी बताया क्रिप्टो करेंसी पर कितने % टैक्स लगेगा? 30%। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को डेवलप करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसके बाद आपका क्या पूछा जाएगा इसमें? तो दोस्तों यहाँ पर आप जान लेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो क्या चीज़ होती है, अगर आपको नहीं पता है तो। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। जिस प्रकार से चीज़ें होती हैं मैं आपको बताता रहा हूँ कि वित्तीय लेनदेन का एक जरिया है। बिल्कुल भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के समान है। अंतर सिर्फ इतना है कि आभासी है, यानी कि डिजिटल है और ये दिखाई नहीं देती है, ना ही आप इसे छू सकते हैं, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। बस यही कि आप क्रिप्टो करेंसी है और इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं नहीं, लेकिन ये दोस्तों हानिकारक भी है और फ़ायदेमंद भी है। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 45। लखनऊ IPL टीम का नया नाम क्या होगा? तो आप जानते हैं दोस्तों इस बार से आपकी 2 टीमें और बढ़ गई हैं। लखनऊ बढ़ चुकी है आपकी, एक आपकी गुजरात की बढ़ चुकी है। तो ये आपके जो लखनऊ, इसका होगा नाम आपका लखनऊ सुपर जॉइंट्स। और लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक नाम की घोषणा कर दी है और ये फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जॉइंट्स के नाम से जानी जाएगी। और लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक कौन है? संजीव गोयनका। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो लखनऊ टीम है जो वो किसकी है? तो ये आपकी अडानी की है। अडानी जो आपके उद्योगपति हैं भारत के, दूसरे नंबर के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। तो ये इनकी टीम है लखनऊ जॉइंट्स। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने आपको जितनी बताए हैं इंपॉर्टेंट बताए हैं सारे ही। तो ज़रूर ये कहीं ना कहीं दोस्तों आगे आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से रिपीट होते हुए मिलेंगे इस तरीके से। तो साधारण तरीके से आपको समझा रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला वीडियो दोस्तों जल्द मिलेगा, जिसमें आपके मैं 3 दिन के करंट अफेयर्स में ऐड करूँगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो काफ़ी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे